Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today is our lecture number 11. Before starting the lecture number 11, let's have a look what we did in previous lecture. Previous lecture में हमने क्या किया था कि we closed the books. हमने बुक्स को जो है वो क्लोज किया था. ऐसे अकाउंट जो उनसे टेम्परेरी अकाउंट्स थे उनकी बुक्स को हमने क्लोज कर दिया था. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द अकाउंट्स कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स कौन से होते हैं और परमानेंट अकाउंट्स जो से वो कौन कौन से होते हैं. तो टेम्परेरी अकाउंट्स में हमने पढ़ा था कि ऑल रेवेन्यूज अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑल डिविडेंड अकाउंट्स, दीज थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर टेम्परेरी अकाउंट्स. तो हमने क्या किया था कि इन सारे अकाउंट्स को जो है वो इंट्रीज करके क्लोज कर दिया था. और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें ये पता चल जाए कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं और कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना रेवेन्यू हुआ है और कितना डिविडेंड जो है वो पे किया गया, ताकि नेक्स्ट पीरियड जो है स्टार्ट हो तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम ना आए कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है वो पिछले पीरियड के भी कैरी ऑन हो जाए और वो मिक्सअप हो जाए. तो दैट इज़ द रीज़न कि हमने जो है इन एंट्रीज को जो है वो क्लोज कर दिया था. उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि परमानेंट अकाउंट जो है वो कौन कौन से होते हैं. तो परमानेंट अकाउंट हमने देखा था ऑल एसेट्स अकाउंट, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट, ऑल ऑनर इक्विटी अकाउंट्स आर द शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट्स. तो वो अकाउंट्स थे परमानेंट और उसको हमने जो है टच नहीं किया था. क्लोजिंग एंट्रीज करने के बाद हमने क्या किया था कि क्लोजिंग जो है ट्रायल बैलेंस बनाया था. और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हमने ये चेक किया था कि आया कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसा जो है अकाउंट बीच में अवेलेबल है जो हमारे रेवेन्यू को या एक्सपेंसेस को या डिविडेंड को शो करता हो. तो हमने ये चेक किया, पता चला था हमें कि ऐसा कोई अकाउंट जो है वो नहीं था. जब हमने जो है बुक्स को क्लोज कर दिया था तो हमारे पास एडजस्टेड जो है ट्रायल बैलेंस आया. तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारे पास सिर्फ एसेट्स से लायबिलिटी थी और शेयर होल्डर इक्विटी थी. उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई थी और बैलेंस शीट बनाने के बाद हमने दोनों साइड्स को टैली किया था और देखा था कि कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी वो किस तरह माइनस कर दी जाती है. दैट वाज द एंड ऑफ आवर अकाउंटिंग साइकिल. जो चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि जर्नल एंट्रीज जो थी वो किस तरह की जाती हैं, की गई थी और उसके बाद जो है उनको लेजर में कैसे पोस्ट किया गया था. देन उनको जो है उनका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे बनाया गया था. देन ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे हमने बनाया था. उसके बाद हमने जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज की थी एट द एंड ऑफ ईयर. एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद जो है हमने जो है क्या किया था कि उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, बैलेंस शीट बनाई थी एंड देन वी मेक द क्लोजिंग एंट्रीज. क्लोजिंग एंट्री बनाने के बाद हमने कहा था कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल जो है दैट इज़ कंप्लीटेड. तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर नंबर 6 इज़ रिलेटेड फॉर द अकाउंटिंग फॉर द मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़. मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ जो सी होती हैं उसके लिए कौन सी अकाउंटिंग जो है हम करते हैं और कैसे एंट्रीज करते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखें कि ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए बिजनेस क्या होता है. द सीरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन थ्रू विच ए बिजनेस जनरेट इट रेवेन्यू एंड इट कैश रिसीव्स फ्रॉम द कस्टमर्स इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू बिजनेस क्या करता है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करता है. सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, ऑल दोज एक्टिविटीज़. और उसके बाद क्या होता है कि वो रेवेन्यू जो है जनरेट करता है और कैश रिसीव कर लेता है कस्टमर से. तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी क्या होगा. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इफ़ यू कैन रिमेंबर कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं. वॉलमार्ट की एग्जांपल दी थी मैंने आपको. जर्नल मर्चेंडाइजिंग है. जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो दैट इज़ द मेट्रो स्टोर. मेट्रो स्टोर इज़ द जर्नल मर्चेंडाइज कंपनी. उसके बाद आपने देखा होगा कैश एंड कैरी जो है वो बहुत सारी जगहों पे खुला हुआ है. उसके बाद और भी इसी तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर जो से हैं काफ़ी ज़्यादा
बहुत सारी जगहों पे जो है आप देख सकते हैं। टॉयज आर अस, तो ये एक ऐसा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है जिसमें जो है सिर्फ टॉयज जो है वो आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज की, मुख्तलिफ ब्रांड्स के। और इसके अलावा अमेज़ॉन बुक्स जो है उन्होंने उसके बारे में बताया हुआ है कि वो इंटरनेट बुक्स, म्यूज़िक बुक्स, वीडियो एंड सो ऑन जो है ये सारे जो है मर्चेंडाइजिंग का काम करते हैं। मर्चेंडाइजिंग होता क्या है कि मर्चेंडाइजिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें यू बाय द कंपनी बाय द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री से जो है वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बाय करती है एंड देन इट सेल टू डायरेक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर को जो है वो डायरेक्ट जो है वो सेल कर देती है। तो इस किस्म का बिजनेस जो है जो भी लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। अब ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी वो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये होता है कि कंपनी के पास कैश होगा तो देन वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है। दैट इज़ द बेसिक एंड नेसेसरी एलिमेंट। तो जब कैश होता है कंपनी के पास देन इट परचेजेज ऑफ मर्चेंडाइज। वो क्या करती है कि फैक्ट्रीज के पास जाती हैं, जिस तरह हम जो है मेट्रो स्टोर की एग्जांपल लेते हैं कि मेट्रो स्टोर क्या करता है कि डायरेक्ट फैक्ट्री के पास जाता है। जोन सी भी प्रोडक्ट कस्टमर को ज़रूरत होती है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से, लाइक कि मिल्क पैक की एग्जांपल ले लें, ऑलपर की एग्जांपल ले लें, उसके बाद डालडा ऑयल ले लें, चावल है, मिल्क है, उसके अलावा बेड शीट्स हैं, सो मैनी थिंग्स। अगर आपने मेट्रो स्टोर जो है वो विज़िट किया तो देन यू कैन फाइंड सो मैनी थिंग्स। तो मेट्रो स्टोर क्या करता है कि दे बाय द मर्चेंडाइज गुड फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री से वो जो है वो डायरेक्ट जो है वो बाय कर लेता है। और फिर उसके बाद अगर आपने जो है वो एनालिसिस किया हो कि जितने भी रैक्स में प्रोडक्ट जो हैं वो पड़ी होती हैं तो उन्हीं रैक्स के ऊपर अगर आप देखें तो उसी प्रोडक्ट्स के जो है वो कॉटन भी पड़े होते हैं। तो वो बाय करता है फैक्ट्री से लार्ज बल्क में और आगे सेल कर देता है इंडिविजुअल को स्मॉल जो है बल्क में। तो वो जब ये चीज़ जो है मर्चेंडाइजिंग जो है गुड्स जो है वो बाय कर लेता है तो वो उसकी एक इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करता है, अपने पास रिकॉर्ड रखता है उसका कि कितनी चीज़ें आई हैं, कितनी चीज़ें गई हैं, कितनी चीज़ों का जो है वो लॉस्ट हो गया है, कितनी जो है वो स्क्रैप में चली गई हैं, फट गई हैं, कितनी चीज़ें चोरी हो गई हैं। कुछ कस्टमर जो है वो यूजली क्या होता है कि जी वो जब स्टोर से फिर रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई पैकेट उठा के कई लोग जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें जो है वो लॉस में जो है वो शो कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो इन्वेंट्री को जो है वो सेल आउट कर देता है। अब वॉलमार्ट तो क्या कर रहा है कि वो तो जो है ऑन कैश जो है वो सेल कर रहा है चीज़ों को। लोगों के पास जो है वो लोग आते हैं और वो चीज़ें जो है वो कैश पे ख़रीद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है उस पर क्रेडिट कार्ड पे ख़रीदते हैं। तो उसका मतलब है कि अभी जो है वो पैसे जो है वॉलमार्ट ने वो क्लाइंट से रिसीव करने, तो उसको रिसीव करते हुए वो जो है कार्ड स्कैन करते हैं, उसके बाद रिसीप्ट मिलती है एंड देन दे सेंड टू द बैंक। 3-4 दिन जो है क्लियरिंग में जो है वो लग जाते हैं कि उस अमाउंट को आते आते। तो देन क्या होता है कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो शो होते हैं, और जब अकाउंट रिसीवेबल शो होते हैं उसके बाद फॉर अ सर्टेन पीरियड अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं थ्रू बैंक्स, थ्रू क्लियरिंग और जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे द वन वॉलमार्ट की मैंने एग्जांपल दी है आपको। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास कैश आ जाता है। अगेन जो कंपनी है वो कैश को यूटिलाइज़ करती है किस पर्पज़ के लिए? इन्वेंट्री रीपरचेज करने के लिए। और ये साइकिल जो है वो इसी तरह चलता रहता है, जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी कहते हैं। राइट, आई होप के नाउ इट इज़ क्लियर। उसके बाद ये है कि जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें फ़र्क क्या होता है? अब जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी होती है वो क्या करती हैं कि वो परचेजेस करती हैं इन्वेंट्री इन रेडी टू सेल कंडीशन। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी का काम
सिर्फ ये होता है कि वो चीज़ों को बाय किया फ्रॉम द फैक्ट्री एंड दे आर रेडी टू सेल. दे डोंट नीड टू मेक एनी अमेंडमेंट इन दोज प्रोडक्ट, या उसको फिनिश, सेमी फिनिश से फिनिश जो उनसे शेप में लेके आने की बजाय वो वैसी एज इट इज़ मिल जाती हैं एंड देन दे सेल इट. लाइक एक और एग्जांपल लेता हूँ कि एक ऐसी कंपनी जो कंप्यूटर्स का जो है वो बिज़नेस करती है, कंप्यूटर सेल करती है. अब वो क्या कर रही है, उसके पास जो लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सोनी के भी हैं, राइट. उसके पास जो लैपटॉप्स हैं वो एप्पल के भी हैं, उसके पास लैपटॉप HP के भी हैं, और उसके पास लैपटॉप जो है वो डेल के भी हैं, एंड लिनोवा, सो मैनी कंपनीज जो हैं उसके पास लैपटॉप है. अब वो क्या करते हैं कि वो फैक्ट्री से डायरेक्ट लैपटॉप जो है वो बाय करते हैं एंड देन दे कीप इनटू द शॉप, इनटू द स्टोर, एंड देन जब क्लाइंट आते हैं तो वो उसको सेल कर देते हैं. रेडीमेड थिंग्स जो है वो बाय करते हैं और उसके बाद उसको वो सेल कर देते हैं. तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो भी करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, उनको आप कहते हैं कि दे आर द मर्चेंडाइजिंग कंपनी. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्रीज एंड हैव ए लॉन्गर एंड अ मोर कम्प्लेक्स ऑपरेटिंग साइकिल. अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इज समथिंग डिफर फ्रॉम द मर्चेंडाइजिंग कंपनी. अब मर्चेंडाइजिंग कंपनी क्या करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट को बाय करती हैं, राइट. और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑपरेशन कैसे होता है कि सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करेगी कि वो रॉ मटेरियल को परचेज करेगी, रॉ मटेरियल को परचेज करेगी, देन इट ब्रिंग इट टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री में लेके आएगी. लाइक कि एक ऐसी कंपनी है जो फर्नीचर जो है वो बनाती है, फैक्ट्री है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है. अब लार्ज स्केल पे लाइक डिसेंट फर्नीचर की एग्जांपल देते हैं. वो लोग क्या करते हैं कि जो है ट्रीज़ को जो है वो बाय करते हैं, वुड को जो है वो अपनी फैक्ट्री में लेके आते हैं. वुड को जो है, दिस वुड इज़ द रॉ मटेरियल, वुड को वो फिर मुख्तलिफ शेप्स में काटते हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स. कुछ उन्होंने प्लाईवुड की शीट्स बना दी होती हैं, कुछ जो है उसके साथ लासानी की शीट्स बनानी होती है, कुछ प्योर वुड जो है वो यूज़ करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो जो ट्रीज़ हैं उनको वो कट डाउन करते हैं इन डिफरेंट शेप्स फॉर डिफरेंट जो है यूटिलाइजेशन. और उस मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ट्रीज़ जो है वो लकड़ी जो है वो लेकर आते हैं ताकि अपने जो है प्रोडक्शन जो है कर सके. तो ट्रीज़ आर द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को लेके आए, उन्होंने शेप्स में काटा, एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको यूटिलाइज़ किया, उसका टेबल बना लिया, उसकी चेयर्स बना ली, चेयर्स बनाई. उसके बाद किसी फैक्ट्री ने ऑर्डर दिया तो फैक्ट्री में जो है उन्होंने ऑफिस फर्नीचर जो है उससे बना लिया. एंड देन उसके अलावा उन्होंने देखा है कि जी रूम फर्नीचर, डबल बेड्स बना दिए, डाइनिंग टेबल बना दिया, डाइनिंग चेयर्स बना दी. अब उस रॉ मटेरियल को उन्होंने क्या किया कि वो एक प्रोडक्ट जो सी है वो बना ली. अब प्रोडक्ट बनाने के बाद या तो उन्होंने अपने डिस्प्ले सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे जाके वो मर्चेंडाइजिंग का काम करते हैं. उससे पहले जितनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग. जब प्रोडक्ट तैयार हो गई, रेडी टू सेल इट, एंड देन दे आर डूइंग द बिजनेस ऑफ मर्चेंडाइजिंग. मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस जो है वो कर रहे होते हैं और वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं डायरेक्ट टू द कस्टमर. अब उसमें वो जो है प्लाईवुड की भी शीटें बनाते हैं, हार्डवुड की भी जो है वो शीटें बनाते हैं, लासानी की भी शीट्स बनाते हैं, एंड दे सेल इट टू डिफरेंट क्लाइंट्स. कोई घर बना रहा है उसको भी शीट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं, एंड देन वो खुद आगे जाके जो है प्रोडक्ट में अपने उसको यूटिलाइज करता है अपने हाउस में. तो अब एक शख्स जो वहाँ से फर्नीचर बाय करता है, शीट्स बाय करता है, दे आर रेडी टू सेल, उसमें कोई चेंज नहीं करता और आगे जाके सेल कर देता है, तो डैट इज़ डूइंग द बिजनेस ऑफ मर्चेंडाइजिंग. वो मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस कर रहा होता है. इसी तरह आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक कि टोयोटा
और होंडा की कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमें पिछली लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने बताया था कि जो फैक्ट्रीज जो है वो गाड़ियाँ बना रही हैं, क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल जो है परचेज करती हैं, उसको गैदर किया, उसको डिफरेंट शेप्स में जो है कन्वर्ट किया और उसके बाद उन्होंने उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक गाड़ी बना दी। अब गाड़ी जो सी है दैट इज़ द प्रोडक्ट रेडी टू सेल। और जो इनके डिस्प्ले सेंटर होते हैं होंडा के, टोयोटास के, दे आर डूइंग द मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। वो गाड़ी को सेल करते हैं रेडी टू यूज़ कंडीशन में, राइट। ये मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स दे दी। आई होप नाउ द मर्चेंडाइजिंग बिजनेस और जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब रिटेलर एंड होल सेलर के जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाती है कि रिटेलर जो है वो क्या होता है और होल सेलर जो है वो क्या होता है। तो होल सेलर जैसे नाम से जो है इट्स क्लियर, होल सेलर्स बाय merchandising from the several different manufacturers and then sell this merchandising to the several retailer। अब होल सेलर क्या है? अब आप ये देखिए कि जो होल सेलर है वो क्या कर रहा है कि डायरेक्टली बाय कर रहा है प्रोडक्ट को, कहाँ से? फैक्ट्री से, एंड देन दे आर सेलिंग इट टू द सेवरल रिटेलर। अब एक और जो से मैंने मेट्रो की आपको एग्जांपल दी, तो मेट्रो क्या करता है कि वो डायरेक्ट फैक्ट्री से बाय करता है और ही इज़ द होल सेलर, डायरेक्ट फैक्ट्री से बाय कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, और आगे भी अगर कुछ उससे दुकानदार ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो होल सेल पे भी सेल कर रहा है, और अगर कोई प्रोडक्ट इंडिविजुअली ख़रीदना चाहता है मेरे जैसा या आप जैसा बंदा, तो वो भी जो है प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, और वो उनको भी चीज़ें जो है सेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेट्रो स्टोर है दैट इज़ प्रोवाइडिंग द बोथ सर्विसेज, रिटेलर एंड होल सेलर। तो होल सेलर सिर्फ होल सेलर में ये होता है कि वो लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को बाय करता है फ्रॉम द कंपनी और उसके बाद वो सेल कर देता है टू द रिटेलर। तो अब सम टाइम कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे होते हैं। अब मेट्रो की तो बात की, दैट इज़ द ह्यूज सेटअप, जर्मनी का सेटअप है, पाकिस्तान में भी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी है। तो कुछ आपने देखा होगा कि छोटे से स्टोर्स जो हैं वो जो से स्ट्रीट्स में या जो से लोकल मार्केट्स होती हैं वहाँ पे बने होते हैं। तो दे आर आल्सो डूइंग द बिजनेस ऑफ मर्चेंडाइजिंग, बट दैट इज़ डूइंग द बिजनेस ऑफ रिटेलर, नॉट होल सेलर। वो क्या कर रहे होते हैं कि वो सिंगल क्वांटिटी जो है वो सेल कर रहे होते हैं, बाय करते हैं। सपोज डालडा ऑयल उन्होंने बाय किया लार्ज क्वांटिटी में, 100 जो से हैं वो उसके टिन जो है वो बाय कर लिए। अब जो फैक्ट्री है वो होल सेलर को जो है 1000 ऑफ टिन्स जो है वो सेल करती है बल्क में, और जो रिटेलर है वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा ठीक है, ओके मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, आई कैन बॉट जस्ट 100 और 50। तो उसने अपनी दुकान के अंदर, जो अपने स्टोर के अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखनी होती है, इसलिए वो क्या करता है कि स्मॉल क्वांटिटी जो है वो बाय करता है ताकि तमाम कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। उसके बाद रिटेलर की तरफ जाते हैं। रिटेलर सेल मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टली टू द पब्लिक। तो जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, ही डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट टू द पब्लिक। अब यहाँ पे जो है वो तीन चीज़ें जो है हमारे पास आ जाती हैं। एक तो हमारे पास आ गया मैन्युफैक्चर और रिटेलर के दरमियान एक बंदा आ गया जिसको हम कहते हैं होल सेलर। तो फैक्ट्री ने होल सेलर को दिया एंड देन होल सेलर सेल इट टू द रिटेलर एंड रिटेलर सेल इट टू द जनरल पब्लिक, राइट। आई होप इट्स क्लियर। इनकम स्टेटमेंट ऑफ द मर्चेंडाइजिंग कंपनी के इनकम स्टेटमेंट जो है वो मर्चेंडाइजिंग कंपनी की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कंप्यूटर ब्रांड, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, कंसर्न्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2002। अब आप ये देखें रेवेन्यू फ्रॉम द सेल।
और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने क्या किया था, रेवेन्यू अर्नड, रेवेन्यू जो से हमने अर्न किया था वो लिखते थे, बट दिस इज द सेल, तो वो सेल कितनी हुई है 900,000 की, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस ऑफ द गुड्स दैट आर सोल्ड टू द कस्टमर। अब ये उन एक्सपेंसेस को शो कर रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने प्रोडक्ट के खरीदने में जो है वो यूटिलाइज किए हैं। एक प्रोडक्ट को हमने खरीदा 540,000 में और उसको हमने सेल कितने में किया 900,000 में, तो हमारे पास जब हमने माइनस किया तो देन वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट 360,000 का हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मिला है, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज यूजफुल मीनिंग फॉर मेजरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल ट्रांजैक्शन। अब जो भी हमने सेल की है दैट इज 900,000, हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी, दैट इज 540, और प्रॉफिट कितना हुआ 360। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल सकते हैं कि जो आपने सेल की हैं प्रोडक्ट उस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस हमारे पास कितने, दैट इज 270। जब एक्सपेंसेस माइनस किए तो देन वी गेट द नेट इनकम। नेट इनकम इज द 90,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 900,000 की प्रोडक्ट सेल की हैं उस पे हमें प्रॉफिट जो है वो 90,000 हुआ है। तो दिस मीन दैट इज द 10%। अगर आप परसेंटेज निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 10%। तो नेट इनकम जो सी है हमारी टोटल सेल्स का कितना, दैट इज 10%। उसके बाद व्हाट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डज ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी नीड, कौन कौन सी उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो सी हैं वो रिक्वायर होती हैं। व्हाट आर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल फॉर मर्चेंडाइजिंग कंपनी। तो उसमें हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायर, एग्जांपल कौन सी है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की। देन डेली बिजनेस ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट, कस्टमर लेजर दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कस्टमर लेजर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि इंडिविजुअली जो है वो रिकॉर्ड पता चल जाए। स्पेशल रिपोर्ट्स रिक्वायरमेंट, टैक्स रिपोर्ट जो है वो भी स्पेशल जो है वो रिक्वायर होती हैं। उसके बाद जर्नल लेजर अकाउंट। अब होता क्या है, although the journal ledger account provides useful information, they do not provide much of the detailed information needed in the daily business operation। अच्छा, अब जो हमने वो पहले एग्जांपल कर रहे थे जे लोन सर्विस की और नेट सॉल्यूशन की, तो उसमें क्या था कि हमें जर्नल लेजर जो से हम बना रहे थे और उसमें हमें ऐसा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑपरेशन छोटा था, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं थे और प्रोडक्ट जो सी हैं वो सेल भी नॉर्मली हो रही थी। तो अब अगर हम ये देखें कि ये जर्नल लेजर जो है अकाउंट रिसीवेबल का बना है, इसमें हमने जो है वो क्या करना है कि हमने $7,000 जो है वो रिसीव करना है। तो ये $7,000 हु ओज अस दिस मनी, तो हमें अभी ये नहीं पता कि ये $7,000 हमें किस किस ने देने हैं। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि ये $7,000 जो है वो हमें किस ने देने हैं। तो इंडिविजुअल जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना लेजर्स का, तो वो दैट इज़ मच नेसेसरी कि सब लोगों का जो है ये 7,000 में भी 2,000 इसमें से किसी और ने देने हो, 1,000 किसी और कस्टमर ने देने हो या क्लाइंट ने देने हो, एंड 4,000 किसी और ने देने हो। तो दी 7,000 जो है वो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस किस ने देने हैं। अब ये जर्नल लेजर जो है ये हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड करे। लेट्स सी कि फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी हम करेंगे जिससे ये इंफॉर्मेशन हमें जो है वो मिल जाए। तो हम सब्सिडरी जो है लेजर जो है बनाते हैं ए सोर्स ऑफ द नीडेड डिटेल कि जो आपको जो है जनरल लेजर अकाउंट रिसीवेबल 7,000 अमाउंट है, तो अब हमें
जो से आप देख सकते हैं कि हमें पता चल रहा है जो सब्सिडी लेजर है वो बता रहा है कि जो से जैक स्पार्क्स ने जो से हमें 2000 जो से देने और 5000 जो से वो दूसरे बंदे ने जो से वो देने। तो सब्सिडी लेजर क्या करते हैं कि ये हमें टोटल डिटेल बता देते हैं कि आपने कितने पैसे जो से किन किन लोगों से लेने हैं, एंड दैट इज नेसेसरी इन द मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। अब कंट्रोल अकाउंट इन द जनरल लेजर, इन्वेंट्री जो है यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द सब्सिडी लेजर। इन्वेंट्री जो है ईच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर फॉर द सेल। अब इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन की जाती है, लेकिन जितनी भी प्रोडक्ट जो है वो बनाए सेल की जाती है उनका सब्सिडी लेजर जो है वो बनाया जाता है। हम मेट्रो या वॉलमार्ट की एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अब मेट्रो की ले तो मेट्रो में क्या हुआ कि जी आपके पास मिल्क पैक भी अवेलेबल है, आपके पास हॉलपर भी अवेलेबल है, आपके पास डेयरी मिल्क जो है वो भी अवेलेबल है, डेयरी मंग और भी काफ़ी जो है मिल्क आपके पास अवेलेबल है। अब उसमें क्या होता है कि जो है मिल्क पैक कितने सेल हुए तो इसका मतलब है उसका सब्सिडी लेजर जो है वो आपके पास मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद हॉलपर के कितने सेल हुए वो भी आपके पास मेंटेन होना चाहिए। डालडा ऑयल कितना सेल हुआ वो भी आपके पास जो है मेंटेन होना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो सी हैं आइटम्स जो से हैं वो अवेलेबल टू सेल है, इन्वेंट्री जिनकी मेंटेन की जाती है तो उसके सब्सिडी लेजर जो है वो बनाया जाता है ईच आइटम का। चेयर्स हैं, टीवी हैं, उसके अलावा कैलकुलेटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, पेंसिल्स हैं, पेपर रिम है, जितनी भी चीज़ें हैं मेट्रो स्टोर में उन सब के लिए क्या करना पड़ रहा है कि इंडिविजुअली जो है सब्सिडी लेजर जो है वो बनाया जाता है। प्लांट एसेट्स, ईच एसेट्स आर द ग्रुप ऑफ द सिमिलर एसेट्स, उसका भी जो है वो सब्सिडी जो है लेजर बनाया जाता है। अकाउंट पेबल, अब अकाउंट पेबल ये आ जाता है कि जब मर्चेंडाइजिंग का काम करते हैं तो यू है जहाँ आपने बहुत सारे लोगों को पैसे देने होते हैं लेने होते हैं वहाँ एट द सेम टाइम यू हैव टू पे सो मैनी क्लाइंट्स। अब ऑल द टाइम आपके पास कैश तो नहीं होता, आप क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लिए एंड देन उसको अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन आगे जाके हम पढ़ेंगे उसके मुताबिक जो है आप उसको पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद कैपिटल स्टॉक आ जाता है। ईच स्टॉक होल्डर, अगर मोर देन 1% की जो है वो इन्वेस्टमेंट है तो उसमें क्या किया जाता है कि जितने भी उसमें शेयर होल्डर्स हैं या स्टॉक होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं ABCD, मिस्टर ए, मिस्टर ई, बी, मिस्टर सी, उनके अलग जो है सब्सिडी लेजर जो है वो बनाए जाते हैं। सेल्स जो है ईच डिपार्टमेंट, ब्रांच, लोकेशन एंड प्रोडक्ट लाइन। अब सेल्स के भी जो है वो सब्सिडी लेजर जो है वो बनाए जाते हैं। जहाँ इन्वेंट्री के बनाए जाते हैं वहाँ ईच प्रोडक्ट की सेल्स के भी बनाए जाते हैं। अगर मोर देन 1 ब्रांचेज हैं तो उसमें क्या होता है कि ईच ब्रांच का जो है वो सेल्स का जो है सब्सिडी लेजर जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, सेम ऑर्गेनाइजेशन एज द सेल्स लेजर। जिस तरह सेल्स लेजर जो है वो मेंटेन किया जाता है उसी तरह जितने सब्सिडी सेल लेजर के बनेंगे उतने ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बनेंगे। मैनी एक्सपेंसेस अकाउंट, ईच डिपार्टमेंट इंक्रिंग दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कि वो मुख्तलिफ एक्सपेंसेस जो है हर डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा होता है। तो जहाँ एक डिपार्टमेंट के पास एक प्रोडक्ट है उसका सेल्स का बनाया जा रहा है अलग सब्सिडी लेजर, तो उसका कॉस्ट ऑफ गुड का भी बनाया जा रहा है। जब कॉस्ट ऑफ गुड जो है उसकी सेपरेट कैलकुलेट की जा रही है तो इसका मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसमें उस प्रोडक्ट को सेल करने में एक्सपेंस कितने जो है इंकर्ड हुए हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, तो उसको हम मिक्सअप नहीं करेंगे, तो इसलिए उसका भी जो है सब्सिडी लेजर जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद पेरोल, अब डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो रिलेट कर रहा है ओनली गारमेंट से, मेंस गारमेंट। अब उसमें कोट भी हैं, पैंट भी हैं, शर्ट्स भी हैं, टाई भी हैं। अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं उनके लिए
रखे हुए हैं। तो अब वहाँ पे मे भी स्टाफ जो है वो 5 पर्सनस का है, तो अब उसकी जो पे रोल है वो भी जो है उसका भी अलग रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना चाहिए और मेंटेन किया जाता है, क्योंकि वो स्टाफ जो है उसकी एफर्ट की वजह से वो गुड्स जो है वो सोल्ड हो रही हैं, तो वो जो है वो रिलेट कर रहा है उस प्रोडक्ट को सेल करने से, तो वो जो है उस प्रोडक्ट की जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें आ जाता है, तो इसलिए उसका अलग जो है सब्सिडी लेजर जो है मेंटेन किया जाता है। तो ये इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि वी मेंटेन ईच टाइप ऑफ सब्सिडी लेजर, जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम जो है ये बनाते हैं। Two approaches used in accounting for the merchandising transaction: perpetual inventory system and periodic inventory system। दो इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो हम जो है मेंटेन करते हैं, परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और इसको आज हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि परपेचुअल में कैसे जो है इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है और पीरियोडिक में इन्वेंट्री जो है वो कैसे मेंटेन की जाती है। Perpetual inventory system, the inventory account is continuously updated for reflecting items on hand। continuously उसको update किया जाता है in order to check that how much we have the product in hand। तो आपने देखा होगा कि sometime ये होता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए हैं, बिग मेडिकल स्टोर में, तो वहाँ जाके आप कहते हैं कि जी मुझे पैनाडॉल जो है वो सिरप दे दें। अब वो क्या करते हैं कि अब उसको पता है कि अगर तो अवेलेबल होता है, सम टाइम कहते हैं कि जी नहीं अवेलेबल, मुझे ज़रा स्टॉक में देख लेने दें, तो वो क्या कहते हैं जल्दी से कंप्यूटर में उसको पंच करते हैं और पता चल जाता है कि स्टॉक में जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। सम टाइम अब देखें इन्होंने मेडिकल स्टोर से क्या किया होता है कि जो मेडिसिन है इनको स्टोर में बैक साइड पे स्टोर में स्टोर किया होता है। जब मेडिसिन पार्टिकुलर, अब सब मेडिसिन जो है ये इकट्ठी जो है स्टोर में नहीं रखते, लाइक 12 जो सी हैं वो ले आए, 12 बॉटल जो है पैराडॉल की ले आए, बाकी एज मेडिसिन जो सी वो रिक्वायर होती हैं वो ले आते हैं, लेकिन ये बाय करते हैं फैक्ट्री से बल्क में, बाकी जो है उन्होंने स्टॉक में स्टोर में रखी होती हैं। तो सम तक वो जो आपके पास जो कंप्यूटर होता है मेडिकल स्टोर्स के पास, तो वो उनको डिटेल बता रहा होता है कि इस वक्त कितनी मेडिसिन जो सी हैं वो सेल हो चुकी हैं, कितनी हमारे पास स्टोर में पड़ी हैं, तो वो चेक करते हैं आया कि स्टोर में हमारे पास पड़ी हैं कि नहीं पड़ी, तो वो कंप्यूटर उनको बता देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अपडेट अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है और एट प्रेजेंट एनी टाइम जो है वो आपको बता जो है रिकॉर्ड जो है इन्वेंट्री सिस्टम आपको बता देता है कि अगर आपके हैंड में कितनी चीज़ें जो सी हैं वो अवेलेबल हैं। और ये साइकिल किस तरह होता है कि एक आपके पास इन्वेंट्री है, देन यू सेल इट, पैसे आ गए, फिर आपने परचेज कर लिया, फिर इन्वेंट्री मेंटेन की, और इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें एंट्रीज परपेचुअल सिस्टम में कैसे की जाती हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ऑन September 5 Orle company purchased 100 laser light for resale for $30 per unit from the Electronic City on account। अब ये ट्रांजैक्शन आपको क्या बता रही है कि 5 सितंबर को क्या हुआ, ऑर्ले कंपनी ने परचेज की 100 लेज़र लाइट्स फॉर रीसेल पर्पस। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो लाइट्स जो है अगर तो उसने ऑफिस यूज़ के लिए परचेज की होती तो वो बता देते कि जी वो एक्सपेंस ट्रीट कर लिया जाता, बट दिस इज़ फॉर रीसेल। तो $30 की एक लाइट जो सी उन्होंने परचेज़ की है, किससे परचेज़ की, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, और दैट इज़ ऑन अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने क्रेडिट में जो है परचेज़ की है। जब टोटल कॉस्ट निकालें तो इसकी कॉस्ट हमारे पास आ जाती है 3000। डेट आप मेंशन करेंगे September 5। अब ये जो आपने परचेज़ की हैं 100 लाइट, दिस इज़ इन्वेंट्री, इसको हम एज एन इन्वेंट्री जो है वो शो करेंगे जर्नल एंट्री में। तो इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री इज़ वन टाइप ऑफ एसेट्स है हमारे पास, इन्वेंट्री इज़ द एसेट्स। तो एसेट्स में जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और यहाँ पे हमने डेबिट किया है हाउ मच, 3000 से। उसके बाद क्या हुआ,
क्रेडिट किसको करेंगे, आपने कैश तो नहीं पे किया, तो आप जिनसे क्रेडिट करेंगे अकाउंट पेएबल, और पेएबल किसको करना है आपने, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी को यू हैव टू पे 3000। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हुई। इन्वेंट्री को हमने क्या किया कि हमने इसको मेंशन कर दिया एज एन एसेट्स, इन्वेंट्री इज एन एसेट्स, एसेट में इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, एंड यू आर नॉट पेइंग द कैश, देन अकाउंट पेएबल टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी, एंड दैट इज 3000. And then what's happened on the September 10th? Orle company sold 10 laser lights for $50 each per unit on account to ABC radios. अब उसने क्या किया कि जो उनसे वो जो लाइट्स उसने 100 लाइट्स उनसे वो बॉट की थी उसको सेल कर दी है, उसमें से 10 लेज़र लाइट जो थी 10 लेज़र लाइट जो थी उसने सेल आउट की, किसको, ABC कंपनी को जो है वो सेल कर दिए हैं, और वो उसने अभी कैश जो है वो नहीं लिया। तो अब क्या होगा कि 2 एंट्रीज जो है इसकी पास की जाएंगी। एक तो वो एंट्री जो सी हम पोस्ट करेंगे जो सी ये बताएगी कि उसने किस कॉस्ट में सेल किया है प्रोडक्ट को, और दूसरी एंट्री हम वो प्रिपेयर करेंगे जो हमें ये बताएगी कि जो प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं उसकी प्राइस जो सी है वो कितनी है। तो नंबर 1 क्या किया कि अकाउंट रिसीवेबल, आपके पास कैश नहीं आया, अगर आपके पास कैश आता तो आप कैश कर देते, इंक्रीज इन द एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल, और किससे लेने हैं, ABC कंपनी से लेने हैं, एंड देन आप क्रेडिट करेंगे किसको, सेल को, सेल इज द रेवेन्यू आपका इंक्रीज हुआ है तो देन यू क्रेडिट द सेल 500। अब वो क्या किया कि जी 10 लाइट्स थी, 10 लाइट्स इंटू 50 ईच आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाता है, $50। उसके बाद दिस इज द एंट्री फॉर सेल कि जो आपने चीज़ें जो सी सेल कर दी। एंड सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज 300। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है मतलब आपने जो चीज़ें सेल की हैं उस कितने की सेल की हैं, दैट इज 300। और इन्वेंट्री जो है वो आपकी रिड्यूस हो गई है, हाउ मच, दैट इज $300। अगर आपको याद होगा तो पिछली ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया था कि इन्वेंट्री को हमने इंक्रीज किया था, इन्वेंट्री को एसेट जो है वो डिक्लेयर किया था कि इन्वेंट्री इज एन एसेट, तो एसेट में इंक्रीज होता है हम डेबिट करते हैं, रियल एसेट इज डिक्रीजिंग तो हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि वो जो चीज़ें जो हमने ली थी उसको हमने सेल कर दिया, और दिस इज द एक्सपेंस, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज द एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। हाउ मच अमाउंट, अब यहाँ पे अमाउंट जो सी है वो हम मेंशन करेंगे जिस अमाउंट पे हमने वो चीज़ें जो सी हैं वो बाय की थी। तो पिछली ट्रांजैक्शन में कितने पे की थी, हमने एक लाइट जो सी है वो बाय की थी 30 पे, तो 30 इंटू 10 तो हमारे पास कितने आ गए, $300। तो ये 2 ट्रांजैक्शन जो सी जब प्रोडक्ट को परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में किया जाएगा तो ये 2 ट्रांजैक्शन की जाती हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है दैट इज द रिटेल ट्रांजैक्शन, यू सोल्ड द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, एंड द सेकंड ट्रांजैक्शन इज द कॉस्ट ट्रांजैक्शन, जो जिस कॉस्ट पे आपने वो प्रोडक्ट जो है वो बाय की थी। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट इस सिंपल ट्रांजैक्शन पे कितना हो रहा है, 200 का हो रहा है। बाय कितने पे की थी, 300 पे, सेल कितने पे कर रहे हैं, 500 पे, तो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 200 का हमें जो है वो प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन पे हुआ, और उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट देंगे। देन ऑन September 15 Orle company paid Electronic City 3000 for the September 5 परचेज। अब हुआ क्या कि जो ऑर्ले कंपनी थी उसने September 5 को जो परचेज़ की थी इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, उस सिलसिले में 3000 जो है वो पे कर दिए। अब पे किए हैं तो कैश आपसे जो है वो पे हो रहा है, कैश जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, तो जब कैश रिड्यूस होता है, कैश इज एन एसेट, तो हम उसको क्या करते हैं कि क्रेडिट कर देते हैं, और उसके साथ आपके जो अकाउंट पेबल्स हैं
आपकी लाइबिलिटी जो सी हैं वो जो है वो डिक्रीज़ हो रही हैं, तो आपने क्या किया कि उसको डेबिट कर दिया विद द अमाउंट 3000 टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी। एंड देन what's happened on September 22nd, Olay company received $500 from ABC company as payment in full for their purchase on 10 September। अब वो जो ABC कंपनी को आपने प्रोडक्ट सेल की थी 500 की, तो उसमें उन्होंने पैसे जो उनसे आपको पे कर दिए, फुल पेमेंट कर दी है। अब आपके पास कैश आया, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज हुआ है, हाउ मच 500, और एक आपका एसेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आपका एसेट रिड्यूस हुआ। उसमें क्या हुआ कि आपने जो है अकाउंट रिसीवेबल को कैश रिसीव कर लिया, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका रिड्यूस हो गया, तो उसको आप क्या कर देंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे विद 500 अमाउंट, $500 की अमाउंट से। द इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर, ये अब हमें कौन सा है, एट द एंड ऑफ द पीरियड मैनेजमेंट कंपेयर द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट विद द इन्वेंट्री लेजर टू डिटरमिन द इन्वेंट्री श्रिंकेज। अब ये देखें कि ये जो इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर है ये क्या बता रहा है, आइटम नंबर आपको बता रहा है, डेट इज लेफ्ट साइड पे देखें टॉप LL002, और डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है, लेज़र लाइट्स एंड लोकेशन स्टोर रूम नंबर 2। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइट्स वगैरह जो है ये बाय करते हैं, या जो भी ये मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये स्टोर में चीज़ों को स्टोर कर लेती हैं, और जितनी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो उसको सामने जो है वो शो करती हैं। अब सप्लायर कौन सा है, प्रिलिमिनरी सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उसके बाद सेकेंडरी सप्लायर, अगर वो सप्लायर जो है वो अनएबल टू प्रोवाइड द सप्लाई, तो सेकंड जो है ऑप्शन हमारे पास जो सी आती है, दैट इज द इलेक्ट्रिक कंपनी। तो इलेक्ट्रिक कंपनी कोई है उसके ले लेते हैं। अब इन्वेंट्री लेवल मिनिमम कितना है, कि जब मिनिमम लेवल ये उस चीज़ को बताता है कि जो 25 अगर मिनिमम लेवल हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपने री ऑर्डर कर देना है। मिनिमम लेवल जब इतना होगा तो यू विल री ऑर्डर द प्रोडक्ट। और मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं आप, 200 जो है मैक्सिमम लाइट को स्टोर किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो देखिए परचेज 5 सितंबर को आपने क्या किया कि 100 यूनिट जो से वो परचेज किए हैं। कॉस्ट क्या थी 30, टोटल कॉस्ट कितनी 3000, एंड यू सोल्ड जो से आपने 10 सितंबर को किए 10 यूनिट, 30 यूनिट कॉस्ट थी उसकी जो सोल्ड की है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी कितनी है 300। एट द एंड आप देखें बैलेंस क्या है 30 यूनिट जो से वो 10 यूनिट जो से वो माइनस हो गए, और आपके पास अब जो यूनिट्स बचे हैं रिमेनिंग यूनिट्स आर 90, और उसकी कॉस्ट कितनी है दैट इज 30, और टोटल आपके पास जो बैलेंस है 90 यूनिट 30 कॉस्ट दैट इज 2700। टेकिंग ए फिजिकल इन्वेंट्री, अब होता यूँ है कि हम बात कर रहे थे वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट में या मेट्रो स्टोर में आप ये देखें कि जब कोई प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री से रिटेलर के पास आती है तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें जो सी हैं वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसमें से चीज़ें जो सी हैं वो टूट जाती हैं, और सम टाइम जो है जब कॉटन वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो कुछ चीज़ें जो सी है वो थेफ्ट भी हो जाती हैं। तो वो फिज़िकल इन्वेंट्री जो है वो ली जाती हैं और टैली किया जाता है कि हमारे रिकॉर्ड में कितनी चीज़ें और बाकी हमारे पास फिज़िकली कितनी चीज़ें जो सी है वो अवेलेबल हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ their perpetual record, most businesses take a complete physical count of the merchandising on hand at least once in a year। तो बहुत सारी कंपनी once in a year करती हैं, और बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं that's they used to do it मंथली बेसिस पे। जिनका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो मंथली बेसिस पे करती हैं, जिनका वॉल्यूम स्मॉल होता है तो वो क्या करती हैं कि वो एनुअली बेसिस पे इसको चेक करती हैं। अब फिजिकल इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन की गई। रीजनेबल अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री श्रिंकेज आर व्यूड एज ए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एग्जांपल इंक्लूड ब्रोकेज, स्पॉइलेज एंड थेफ्ट। वो क्या हुआ
स्पाइल हो गई, टूट गई, या किसी ने जो है वो चोरी कर ली। तो वो इन्वेंट्री करने के बाद पता चला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपकी टूट गई। तो अब उसकी एंट्री क्या होगी? ऑन December 31 एट द एंड ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ ईयर Orle company counts its inventory and inventory shortage of $2000 is discovered। हम उन्होंने फिजिकल इन्वेंट्री ली एट द एंड ऑफ ईयर, उनको पता चला कि जो $2000 है उसकी चीज़ें जो सी हैं वो शॉर्ट हो चुकी हैं। अब दे डोंट नो कि वो थेफ्ट हुई हैं, वो किस सिलसिले में हुई हैं, बट दे कम टू नो कि वो कम हो गई। अब इसकी एंट्री क्या होगी कि अब एक तो ये कि इन्वेंट्री तो कम हो गई, तो इन्वेंट्री को आप डायरेक्टली क्या करोगे कि इन्वेंट्री जब इन्वेंट्रीज एंड एसेट, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो आप उसको क्या कर देते हैं कि क्रेडिट कर देते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अब इसको आप पुट कर देंगे किस में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, दैट इज 2000। स्पाइल होगी जो कुछ भी हुआ, लेकिन हम उसको जो चीज़ें हमारी सोल्ड हुई हैं इसकी एंट्री हमारी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, एंड द अमाउंट इज, जितनी भी अमाउंट की जो है वो चीज़ें स्पाइल हुई हैं उसको आप मेंशन कर देंगे। क्लोजिंग एंट्री क्या होती हैं इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम? वो सेम होंगी जो हमने प्रीवियसली की थी। क्लोज रेवेन्यू अकाउंट इंक्लूड सेल टू इनकम समरी, तो वहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट था, तो यहाँ पे सेल थी, तो सेल को जो है एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, 1 मंथ, क्वार्टरली या ईयरली, उसको क्या करेंगे कि हम क्लोज कर देंगे और उस कर देंगे किसके अगेंस्ट करेंगे? इनकम समरी के अगेंस्ट। एक्सपेंसेस को भी इसी तरह हम क्लोज करेंगे। एक्सपेंसेस जो है वो क्लोज कर दिए हमने किसके अगेंस्ट? इनकम समरी के। क्लोज इनकम समरी अकाउंट टू रिटेन अर्निंग, इनकम समरी को जब हम क्लोज कर देंगे, बैलेंस चेक करेंगे और उसको भी जो है हम क्लोज कर देंगे, और वो क्लोज करेंगे किसके अगेंस्ट? रिटेन अर्निंग के। क्लोज डिविडेंड टू रिटेन अर्निंग, और डिविडेंड को भी क्लोज कर देंगे रिटेन अर्निंग के अगेंस्ट। और ये तीनों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये तीनों जो से हैं वो क्या होते हैं कि हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी में भी हमने इन तीनों को क्लोज कर दिया। एंड द नेक्स्ट इज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था कि परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह मेंटेन किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड जो है वो अप टू डेट रखा जाता है हर आइटम का। तो अब हमारे पास है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, नो एफर्ट इज मेड टू कीप अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ ईदर इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका जो है वो अप टू डेट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता। अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता देन व्हाट्स हैपन? लेट्स सी सम एंट्रीज। अब क्या होगा? ऑन September 5th ओरले कंपनी परचेज। अब पहले तो हमने किया था परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में, सेम ट्रांजैक्शन जो है हमने की थी परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में। तो पीरियोडिक जो है इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं कि ऑन 5th September ओरले कंपनी परचेज 100 लेजर लाइट फॉर रीसेल्स पर्पस 30 ईच यूनिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑन अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या की हमने? परचेजेस हाउ मच? दैट इज 3000 एंड देन क्रेडिट टू अकाउंट पेबल। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने इन्वेंट्री की कोई भी एंट्री जो है वो नहीं की, जस्ट सिंपल वन एंट्री हमने कर दी। परचेजेस हमारे पास, परचेजेस को हम जो है एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। परचेज किया हमने, परचेजेस हमने डेबिट कर दी 3000 से, और उसके बाद परचेजेस जो है परचेजेस को हमने डेबिट किया। जब भी परचेजेस की जाती हैं तो परचेजेस को हम डेबिट कर देते हैं, और उसके बाद अगर कैश से परचेज की जाती हैं तो कैश को जो है हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अकाउंट पेबल किया, कैश नहीं था तो हमने क्या किया? परचेजेस अकाउंट टू अकाउंट पेबल, और बाय जो है पेबल किसको? इलेक्ट्रॉनिक सिटी को किया, और हमने इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं की। उसके अलावा नेक्स्ट क्या किया हमने कि ऑन 10th September ओरले कंपनी सोल्ड 10 लेजर लाइट फॉर $50 पर यूनिट ऑन अकाउंट टू ABC रेडियो। अब पहले भी हमने यही ट्रांजैक्शन की थी, लेकिन दैट इज परपेचुअल। अब पीरियोडिक में क्या किया कि हमने
अकाउंट रिसीवेबल टू सेल कर दी, एंड दैट इज़ ट्रांजैक्शन फॉर रिटेल। तो अब यहाँ पे हमने जो है वो कॉस्ट पे कोई ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं की। अकाउंट रिसीवेबल हमने कैश जो है वो रिसीव करना भी हमने रिसीव नहीं किया टू सेल हमने जो है क्रेडिट कर दिया। सेल इज द इनकम हमने क्रेडिट कर दिया 500 पे, और इस पर हमने कॉस्ट पे ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं की। अब 15 सितंबर का क्या हुआ कि ओरले कंपनी पेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी 3000 जो उसने क्रेडिट पे परचेज किया था वो सारा जो है उसने पे कर दिया। अकाउंट पेबल टू कैश सिंपल एंट्री जो है उसने कर दी इलेक्ट्रॉनिक सिटी को। एंड देन 22 सितंबर ओले रिसीव 500 फ्रॉम एबीसी रेडियो, उसने पेमेंट रिसीव की जो उसने प्रोडक्ट सेल की थी कब 10 सितंबर को। तो कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, अब उसने कैश जो है वो रिसीव कर लिया और अकाउंट रिसीवेबल जो है उसको रिड्यूस कर दिया विद द सेम अमाउंट 500 से। अब आप ये देखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैसे बनाई जाती है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द पार्टी सप्लाई शोज द फॉलोइंग। अब ये एक पार्टी सप्लाई जो है वो शो कर रहा है उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड के जो इन्वेंट्री जनवरी 1 2003 को थी वो कितनी थी 14,000 की, और उसके बाद परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर कितनी हुई दैट इज़ $130,000 की। एट दिसंबर 31 2003 पार्टी सप्लाई काउंट दैट द मर्चेंडाइज ऑन हैंड एट $12,000। अब होता क्या है कि जब पहले भी आपको बताया था कि पीरियोडिक सिस्टम में क्या किया जाता है कि जो उनसे इन्वेंट्री का रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो मेंटेन किया जाता है। पहले तो उन्होंने क्या किया कि जी अच्छा अब जो क्लोजिंग था दिसंबर 31 2002 का दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ जनवरी 1 2003, वो आपको मिल गया 14,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जितनी परचेज की गई वो कितनी थी 130,000 की। उसके बाद जब आपने एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी ने चेक किया तो उसे पता चला कि जो एट द एंड ऑफ ईयर इन हैंड है दैट इज़ 12,000 इन्वेंट्री इन हैंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछली इन्वेंट्री आपके पास थी उसमें परचेजेज ऐड की और एट द एंड ऑफ ईयर बाकी जो कुछ भी है वो सोल्ड आउट हो चुका है और रिमेनिंग 12,000 है। और अगर इसकी हमने जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी हो पार्टी सप्लाईज की तो वो कैसे निकालेंगे। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 14,000 एड परचेजेस वट एवर यू परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज वट एवर यू परचेज ड्यूरिंग द ईयर नॉट वन। मतलब आपने जनवरी में जो परचेज किया उसके बाद 2-3 महीनों के बाद आपने मई में फिर परचेज कर लिया एंड देन सितंबर में परचेज किया, देन तो जितनी भी परचेजिंग ड्यूरिंग द ईयर हुई है उसका टोटल किया तो आपके पास 130 आ गया। एंड देन द कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, तो हमने क्या किया कि पिछला जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था वो इन्वेंट्री दैट इज 14,000 एंड देन ऐड द न्यू परचेजेज दैट इज 130, तो 144,000 की टोटल परचेजेज जो है टोटल इन्वेंट्री जो हैं वो दैट इज अवेलेबल फॉर सेल एंड लेस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर जो है हमने काउंट किया तो इन्वेंट्री जो है हमारे पास कितनी रह गई थी दैट इज 12,000, तो 12,000 इज रिमेनिंग इन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर। तो इट्स मीन कि जो अवेलेबल फॉर सेल थी उसमें से माइनस कर दी जो एट द एंड ऑफ ईयर थी, तो देन यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि जितनी आपने चीज़ें जो सी है वो सेल कर दी हैं दैट इज़ 132,000। एक साल में आपने $132,000 की जो प्रोडक्ट है जो इन्वेंट्री हैं जो गुड्स हैं वो आपने सेल आउट कर दी। अब क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 144,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 144,000 एंड देन इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ ईयर दैट इज 14,000 एंड द परचेजेस इज
130,000 जो परचेजेस की हैं आपने फॉर द ईयर दैट 130,000, इन्वेंट्री बिगनिंग ऑफ द ईयर 14,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो सी है वो आपके पास कितनी, दैट इज 144,000, दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी, नो पार्टी सप्लाई मस्ट रिकॉर्ड द एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर 12,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हाउ मच, 12,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,000। और देन अगेन दीज आर द एंट्रीज। और आप क्या करेंगे कि यू क्लोज द टेम्परेरी अकाउंट, सेम रेवेन्यू को जो सा आप इनकम समरी में ले जाएंगे, एक्सपेंसेस को इनकम समरी में ले जाएंगे एंड देन इनकम समरी को आप रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे एंड देन यू क्लोज द डिविडेंड टू रिटेन अर्निंग। अब बात ये आती है कि वाई some organization prepare the perpetual accounting system and why some organization or some merchandising company they prepare the periodic inventory system. Perpetual inventory system you can see the large departmental store. जो लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो क्या करते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन करते हैं, इसलिए ताकि जो है उन्हें ऑल द टाइम पता चल सके कि कितनी जो सी आइटम्स हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो अभी अवेलेबल है हमारे पास फॉर सेल, और काउंटेबिलिटी में जो है वो आसानी हो, कस्टमर की नीड्स जो सी हैं वो पूरी की जा सकें। और पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम की एक कंपनी है, ड्रेस की शॉप है, तो वो क्या करती है कि वो पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो अकाउंट्स को देखती है कि हमने कितनी परचेजेस की, कितनी जो है हमारे पास प्रोडक्ट इन हैंड है, और उसको माइनस किया जाता है इन पिछली इन्वेंट्री को ऐड करके, तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उससे जो है वो प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिया जाता है। Most business use special journals rather than a journal to record routine transactions that occur frequently, modifying an accounting system. So this is the end of today's session. तो आज हमने जो है क्या पढ़ा, आज हमारा लेक्चर जो है वो किन चीज़ों पे कंसाइज था। तो एक तो हमने ये पढ़ा कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो है वो क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या होता है। उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो किसको कहते हैं और मर्चेंडाइजिंग का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन किया जाता है। हमने ये पढ़ा कि परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम और पीरियोडिकल अकाउंटिंग सिस्टम। तो पहले हमने परपेचुअल में पढ़ा कि जो है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो है वो मेंटेन की जाती हैं, सब्सिडरी लेजर जो है मेंटेन किए जाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किन लोगों से पैसे लेने हैं, देने हैं, और इन्वेंट्री किस तरह मेंटेन की जाती हैं। पीरियोडिकली जो है इन्वेंट्री मेंटेन की जाती हैं, पीरियोडिकली जो इन्वेंट्री मेंटेन की जाती हैं दैट इज़ एट द एंड। परपेचुअल जो हैं वो अप टू डेट डे टू डे बेसिस में इन्वेंट्री जो है मेंटेन की जाती हैं। उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में पढ़ा था। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चैप्टर नंबर 6 को जो है हम फर्दर देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें जो सी मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं और उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।